आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? देखिए क्या है कि उस समय निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार किसके पास था? मैं फिर कह रहा हूं कि हडसन की द ग्रेट डिवाइड या जो हंसन कैंपबेल की जो किताब है मिशन विथ माउंटबेटन, आप उससे गुजरिए और माउंटबेटन की डायरी से गुजरिए। केवल इन 3 डॉक्यूमेंट से भी आप गुजरिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस समय विभाजन होने में किसकी क्या भूमिका थी। मैं फिर कह रहा हूं कि द ग्रेट डिवाइड में हडसन जो माउंटबेटन है उनके 133 मीटिंग्स का जिक्र कर रहा है, जिसमें वो भारतीय नेताओं से मिल रहे हैं और हर नेता से उनकी क्या बात हो रही है वो बहुत सिलसिलेवार तरीके से उसमें अंकित किया है उसने। तो बात यह है कि निर्णय को उस समय प्रभावित कौन कर सकता था? कोई, जैसे होता क्या है कि जिम्मेदारी आप किसकी तय करते हैं? जो समर्थ है, जो सक्षम है, जो उस समय रोक सकता था। गांधी जी पे हम ज्यादा जिम्मेदारी क्यों तय करते हैं? क्योंकि गांधी उस समय सबसे बड़ी आवाज थे। गांधी जी उस समय देश के सबसे बड़े और सबसे सर्वमान्य नेता थे। इसलिए लोगों का क्रोध, एक इतिहासकार तो यहां तक लिखते हैं, कहते हैं कि बापू बार बार ये कहा करते थे और ये कहते हैं कि उनका राजनीतिक जुमला था कि जो कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। तो कहते हैं अगर शायद कोई भी लाश, जो 12-15 लाख लोग मरे, उसमें से कोई भी लाश बोल उठती तो शायद बापू से यही कहती कि बापू आपकी लाश पे तो नहीं लेकिन हमारी लाश पे विभाजन हो गया। ये शायद पहला सेंटेंस गांधी से बोला जाता। तो जब हम निर्धारित करते हैं तो इसी आधार पे करते हैं कि किसकी से थी उस समय, किसके कहने का कोई असर था, किसके कहने से चीजें बदल सकती थी, बन सकती थी या बिगड़ सकती थी। ऐसे में जब हम देखेंगे तो हमें वो पूरा घटनाक्रम, खासकर मार्च से लेके उसके पहले ना भी जाएं तो वो 3 महीने 4 महीने का जो घटनाक्रम है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व उस समय हथियार डाल चुका था। एक बात और मैं और बताऊं आपको, लियोनार्ड मोसले एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट था। 1960 में, मतलब आजादी के 13 साल बाद, विभाजन के 13 साल बाद उसका एक इंटरव्यू है पंडित नेहरू जी के साथ, जिसमें वो पूछता है कि आपने क्यों इतनी जल्दीबाजी दिखाई, क्यों विभाजन होने दिया? आप लोग चाहते तो विभाजन बचा सकते थे, नहीं होता। आखिर उसके बाद भी सांप्रदायिक समस्या का हल तो हुआ नहीं। और इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर जो रक्तपात हुआ, इतने बड़े पैमाने पर जो अमानवीय गतिविधियां घटी, उससे बच सकता था देश, आपने क्यों नहीं बचाया? आप रिकॉर्ड पे है ये इंटरव्यू, आप पढ़ लीजिए उनका। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग थक चुके थे, अब हम जेल जाने की स्थिति में नहीं थे और ऐसे में हमारी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, हम फिर जेल नहीं जाना चाहते थे और अगर हम इसका विरोध करते तो भारत, तो जेलें हमारी, ब्रिटिश जेलें हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। एक बात। दूसरी बात, वो उसी इंटरव्यू में कहते हैं कि जब हमने पंजाब में आगजनी और सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं के बारे में सुना तो हमें लगा कि विभाजन उससे निकलने का एक आसान रास्ता है, हमें आसान रास्ता सुझाई दिया और इस ओर हम बढ़ते चले गए। निश्चित रूप से सही आकलन नहीं किया गया और अगर किया भी गया तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जहमत नहीं उठाई गई। मैं फिर कहता हूं, इसीलिए 14 जून 1947 को जो AICC की मीटिंग होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, 400 सदस्यों में से केवल 200 उपस्थित होते हैं, 200 में से केवल 158 उस वोट में भाग लेते हैं और उस 158 में से 129 वोट विभाजन के पक्ष में पड़ते हैं। इसलिए उस जिम्मेदारी से मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा। एक शिक्षाविद के रूप में, एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझे दिखाई देता है कि कांग्रेस ने उस समय हथियार डाल दिए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।